बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM एट 10 PM। नाचीज़ खाकसार को कहते हैं आसिफ मलिक रियाज। नाजरीन, मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है और ये बात आज शायद आप पहली दफ़ा समाअत नहीं फरमा रहे होंगे। ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और सुनते चले जा रहे हैं। अब ये बिजली का बहरान आखिर कब थमेगा? जी, हम एटॉमिक पावर मुल्क हैं, बताते हुए बहुत फख्र महसूस होता है, लेकिन साथ ये बताते हुए अफसुर्दगी महसूस होती है, दुख होता है कि हमारे मुल्क में बिजली हमें प्रॉपर नहीं मिलती। घंटों हम इंतजार करते हैं शिद्दत का, गर्मी में बैठकर कि कब बिजली आएगी, कब पंखा चलेगा। और बहुत सारे इलाके इस वक्त जो कि अंदरून सिंध की आप बात करें, खासतौर पे पंजाब की बात करें, इतने गर्म इलाके जहां 45 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो चुका है, वहां 1 घंटा बिजली आती है तो 1 घंटा बिजली नहीं आती। इसका जवाबदेह कौन है? कौन है जो इसका हल निकालेगा? हम सुनते आ रहे हैं और जमाना गुजर गया, इट्स डेकेड्स नाउ, लेकिन शॉर्टफॉल है कि खत्म नहीं होता। कहा जाता है जी बिजली हमारे पास सरप्लस है, लेकिन तरसील का निजाम ठीक नहीं है। तो कौन करेगा इस तरसील के निजाम को ठीक? कौन करेगा इसको बेहतर? आज के प्रोग्राम में नाज़रीन बात करेंगे हम इस हवाले से। इसी हवाले से बात करने के लिए मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे। तमाम स्टेक होल्डर पार्टीज के मुअज़्ज़िज़ गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, उनकी तरफ मैं बढ़ूंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम जरा बैकग्राउंड को जरा चेक कर लेते हैं कि हुआ क्या है जी। इससे पहले जी इस वक्त जो मैं करंट आपको सिनेरियो बता देता हूं विद इन 30 सेकंड्स, उसके बाद गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके, उनकी तरफ बढ़ेंगे। नाज़रीन, 2019-2020 की रिपोर्ट में हमें यह देखने को मिलता है कि तकरीबन हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 37,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की है, लेकिन हम पैदा कर पा रहे हैं 22,000 और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 25,000 है। मतलब हम 3,000 कम पैदा कर पा रहे हैं, वो भी तब जबकि 12,000 ज्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं। तो क्यों नहीं होती बिजली पैदा? इसी से पहले हमने देखा, ये भी लास्ट मंथ आपने देखा जी, गैस की शॉर्टेज हो जाती है। LNG का हमने इशू देखा, जब उसको ड्राई LNG का इशू आपके सामने आया जी, वहां पे हमने देखा कि बहुत सारे मसाइल हुए, गवर्नमेंट बहुत डिले किया। 1 साल पहले ऑफ कोर्स उसको बता देना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमाद साहब ने कहा जी कि नहीं, हमें कोई नहीं बताया गया, तो इस वजह से ये LNG का इशू आ गया। और अचानक हमने देखा कि जी पूरा मुल्क, बल्कि पूरा आधा मुल्क तकरीबन, उस वक्त भी 2 दफा हो चुका है ये, अभी जनवरी के आगाज में भी इससे पहले हो चुका है कि अचानक लाइट गायब हो जाती है। हम लोग इस वक्त जी जो एनर्जी बना रहे हैं वो गैस हमारा जो मेन सोर्स है, इसके अलावा जी कोल की तरफ हम जा रहे हैं, और साथ साथ हमें जो है जो एक और जो फर्नेस ऑयल हमारा जो एलिमेंट है वो हम यूज करते हैं, लेकिन फर्नेस ऑयल, डीजल ये बहुत महंगे, एक्सपेंस है इसके ऊपर। अब हाइड्रो प्लांट्स हमारे तरबेला डैम पे खराब हो जाते हैं जी, मुल्क में बिजली चली जाती है। तो ये मसाइल कब हल होंगे? बहुत सारी हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन मसला वहीं का वहीं है। सो आज हम बात करेंगे इस हवाले से। सबसे पहले हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत ही सीनियर रहनुमा ताज हैदर साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है। ताज हैदर साहब, सर आपको अस्सलाम वालेकुम कहूंगा, प्रोग्राम में खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, हमारे लिए बाइस मसर्रत है। ताज हैदर साहब, ये जरा बिजली के मसले पर जोर डालिएगा। गरीब बेचारा तो इंतजार करते करते उसका हाल बहुत बुरा हो जाता है। आपको पता है हीट वेव्स आती हैं, लेकिन हमारे यहाँ बिजली का मसला हल नहीं होता। कहते हैं जी 15% जो लोड है वो बढ़ गया। हमारे साहब ने अभी जो कायमा कमेटी के इजलास में कहा असेंबली में, तो सर ये क्या हो रहा है, जरा बताएं ना, ऐसा क्यों है सर? ये बिजली का मसला हल क्यों नहीं हो पा रहा किसी से? देखिए, कई मसाइल हैं। एक तो ये कि हमारा जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है वो बहुत पुराना है, और जितनी बिजली आप पैदा कर रहे हैं उसको हम पहुंचा नहीं सकते कंज्यूमर्स तक। ठीक है। दूसरी ये कि हमारा नेटवर्क जो है वो मतलब जिन और जगहों तक, जहां गांवों तक, दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, वो नहीं है। तो अब ये जो कहा जाता है ना कि हमारे पास कैपेसिटी है लेकिन हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका कोई जवाब नहीं है। ये सिर्फ ट्रांसमिशन की वजह से हो रहा है। और गलती इसमें ये हुई है कि हम बिजली घर लगाते रहे और ट्रांसमिशन लाइनें उस लोड को ले जाने के लिए हमने नहीं लगाई। तो और अब भी ट्रांसमिशन के ऊपर जो अखराजात हैं वो नहीं हो रहे, और कोई ऐसे बड़े प्रोग्राम नहीं है, खासतौर से सूबे बलूचिस्तान में, कि जहां वो जो उनके हिस्से की बिजली है उसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए कि लाइनें फरसुदा हैं और वो इतना लोड नहीं ले जा सकती। दूसरी ये कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ हम नहीं जा रहे। ये जो हमारी सोलर और विंड पावर है, जी जी, सोलर बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और इसमें एक फायदा ये भी है कि आपको
लंबी ट्रांसमिशन लाइनों की जरूरत नहीं होती। यानी दूर दराज जो इलाके हैं वहां पे आप सोलर लगा के और उन इलाकों को खुद कफील बना सकते हैं। दूसरा ये कि वो बिजली बहुत सस्ती है। यानी इस वक्त जो हजारों मेगावाट वहाँ दुबई में लगे हुए हैं वो 2.5 सेंट पर किलोवाट आवर उनकी कॉस्ट आ रही है और वो कंज्यूमर से इतने पैसे ले रहे हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता, मैंने वजीर रेलवे को भी यही कहा कि आप रेल का ट्रैक्शन इलेक्ट्रिकल करें, लोकोमोटिव भी सस्ते होते हैं और जगह जगह आप अपने सोलर प्लांट्स लगा लीजिए। सर मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियां आने वाली हैं, ईवी पॉलिसी आ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, फ्री गाड़ियां टैक्सेशन, बिजली के हमारे मसले भी हल नहीं हुए। फ्यूचर इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं वो इसी ग्रिड के ऊपर चलेंगी। यानी आपको प्लग इन करना पड़ेगा उनको रात को इसी ग्रिड के ऊपर और उससे वो 1.5-2 यूनिट लेके एक मोटरसाइकिल 80 किलोमीटर जा सकती है। वो हल नहीं है क्योंकि बिजली जो है वो आपकी उसी डीजल से या उसी फर्नेस ऑयल से या उसी गैस से बन रही है। ये अगर हम कर लें तो हमें अच्छा, और फिर ये हमारे डैम्स जो हैं ये पावर प्लांट्स की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कभी जब पानी ज्यादा होता है तो बिजली ज्यादा पैदा हो जाती है, पानी कम होता है तो बिजली लेवल जब गिरता है तो बिजली जो है उसकी कम हो जाती है। और इसलिए कोशिश ये की जाती है कि लेवल ऊंचा रखा जाए, जिसकी वजह से हमारे जो ज़रूरी ज़रूरियात हैं सूबों की वो पूरी नहीं हो रही। यानी हमें जिस वक्त पानी चाहिए जितना चाहिए वो हम नहीं ले पा रहे, इसलिए कि आप पानी रोके होते हैं ताकि वो बिजली ज्यादा पैदा हो सके और हाई लेवल जो है वो तमाम चीज। मेरे ख्याल से आप सिर्फ पानी को स्टोर करें ज़राअत के लिए और फिर ये जो सोलर एनर्जी है इसको आप इस्तेमाल करें। मतलब आप वहीं पे आ रहे हैं कि डैम्स की कमी जो है वो इस वक्त वही मेजर हमारा इशू हो सकता है कि हम नहीं, डैम की कमी हमारा इशू नहीं है, पानी स्टोर नहीं कर पा रहे। ऑफ कोर्स डैम का बिजली घर के तौर पे इस्तेमाल होना। ठीक है। देखिए इस वक्त जो 2 डैम हैं उनको भी हम पूरा नहीं भर पा रहे हैं। ठीक है। यानी इस वक्त मंगला भी कम भरा है और तरबेला भी कम भरा है। तो दरियाओं में इतना पानी नहीं है कि हमारे डैम मौजूदा जो है वो भर सकें। लेकिन इनको हम बजाय इसके कि ज़राअत के लिए मखसूस करें और सूबों की, हम कहते हैं कि नहीं हम ज्यादा से ज्यादा बिजली बना सकें, तो बिजली बनाने के जो ये दूसरे तरीके हैं सोलर और ये विंड, इनको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर हम इनको इस्तेमाल करेंगे तो दूसरे जो तरीक़ेकार हैं जिनसे महंगी बिजली बन रही है, सर ये क्यों नहीं कर रहे हम? क्या हम अफोर्ड नहीं कर सकते? 118 बिलियन हमने मुख्तस किए हैं इस बजट के अंदर पीटीआई हुकूमत ने, तो हम ये क्यों नहीं जा रहे सोलर एनर्जी की तरफ? नहीं, हम की तरफ नहीं जा। देखिए हम बजट बैठ के बनाते हैं पार्लियामेंट की बिल्डिंग में, पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है वो खुद सोलर पे चल रही है और पार्लियामेंट की बिल्डिंग कोई 1 करोड़ रुपए की बिजली बेचती है हर महीने जो इस्लामाबाद की एनर्जी सप्लाई कॉर्पोरेशन है उसको। मैं खुद कराची में जिस दफ्तर में बैठता हूँ वहाँ 6 एयर कंडीशनर सोलर पे चल रहे हैं। जबरदस्त। तो और उसको देख के मतलब जगह जगह आप कराची में देखेंगे, थर में तो खैर हर तीसरा घर जो है वो सोलर एनर्जी पे चल रहा है, क्योंकि हमने जो अपनी आरओ प्लांट्स लगाई थी वो सारी सोलर पैनल्स पे लगाई थी। अब उसमें मैं जब 2014, 15, 16 में थर को देख रहा था तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ता था कि बिजली की लाइन वहां जा रही है या नहीं जा रही। मैं सिर्फ कि अच्छा बोरहोल करूं और वहां पे सोलर पैनल्स लगा और आरओ प्लांट चलाते रहो। सर इस पे हम बिल्कुल आते हैं। फहीम जमान खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फहीम जमान खान साहब को मैं वेलकम कहूंगा प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, फहीम जमान खान साहब जी एनालिस्ट भी हैं और माजी में अगर हम जाएं तो फहीम जमान खान साहब जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी रह चुके हैं बेबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में 94-95 में। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपसे कराची के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त मेरे ख्याल में आज गुफ्तगू रहेगी। सर अभी ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वो पूरा एक सिस्टम समझा रहे थे और बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह उन्होंने एक्सप्लेन किया कि शॉर्टेज क्यों होती है। सर कराची के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपके दौर के बाद जब आप एडमिनिस्ट्रेटर थे उसके बाद हमने देखा कि KSC पहले तो वो खैर KSC था, फिर वो K इलेक्ट्रिक हो जाता है
वो प्राइवेटाइज हो जाता है और बाहर की एक कंपनी आती है, फिर दूसरी आती है। सर, ये बिजली का निज़ाम, कराची आपको पता है बहुत ग्रोइंग सिटी है, 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है इस शहर में। आपको नहीं लगता कि हमारे पास सिर्फ एक बिजली के एक इदारे के अलावा कोई और इदारा भी होना चाहिए था? तो इस हवाले से क्यों कोई काम नहीं होता सर? देखिए, सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल करने का शुक्रिया सर। देखिए, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि कराची में 94, 95, 96 के बाद क्या मजीद बिजली ऐड हुई, पावर हाउसेस की शक्ल में हुई, हपको से भी 500 मेगावाट जो है आपने देना शुरू कर दिया। पहले वो डायरेक्टली तो उसमें चला जाता था, फिर ये की इलेक्ट्रिक ने पोर्ट कासिम में कोई 450 मेगावाट का एक, और मतलब ये प्रॉब्लम कराची के दो हैं। एक तो यह है कि इस तेजी से कराची की आबादी बढ़ रही है ग्रोथ कि आज आप कोई भी चीज प्लान करें तो आप ये नहीं कह सकते कि कल वो जो है सफिशिएंट होगी, क्योंकि आबादी देखिए, इस जो आखिरी सेंसस हुआ है 2017 में, मार्च 2017 में, उसके लिए जो सेंसस ब्लॉक्स बनाए गए थे वो बनाए गए थे 2007 में। 2007 के 2008 के अंदर सेंसस होना था, तो 2007 में 14,494 सेंसस ब्लॉक्स बनाए गए, और वो 14,494 औसतन 250 घराने होते हैं एक सेंसस ब्लॉक में, और हमारे यहाँ औसतन कोई 5.8 या 6 नफूस पे एक घराना होता है। उस हिसाब से वो 2007 के जो वो था सेंसस का ब्लॉक्स का सिस्टम, उसी पे आपकी जो आबादी है कोई 24 मिलियन हो गई। अब ये अलग बात है कि अरबाब इख्तदार ने उसको जाके पहले 16 और फिर 15 मिलियन कर दिया, वो उसके ऊपर एक इख्तलाफ रहा है हमेशा से। जी, तो अब मसला ये है कि आप कराची का अब 2006 के बाद कराची में कोई मजीद पानी नहीं आया। K4 का सिस्टम चल रहा है बना वो पिछले 2016 में FWO को ठेका दिया गया था, 2008 में 18 में उन्होंने लाके डिलीवर करना था, वो भी नहीं हुआ। अगले 10 साल में भी इस बात का कोई चांस नहीं है कि एक मजीद बूंद कराची में पानी की भी पहुंच पाएगी। मगर आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है वो बढ़ती ही जाएगी। अच्छा, चूंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो जितने भी इवन कच्ची आबादियों में अब घर हैं वो 8-8 मंजिला हैं। कयूमाबाद में 80 गज के प्लॉट की कीमत आज 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए है, और ये श्रीदिना के पीछे चिना क्रीक में जो 100-150 गज का जो प्लॉट पानी से इस वक्त निकाला जा रहा है उसकी कीमत 70 लाख रुपए। तो कराची का जो सबसे बड़ा है कराची की आबादी को कंट्रोल ना किया जाए, वो उस वक्त आबादी पे कंट्रोल तो नहीं हो सकता। वो किस तरह कंट्रोल होगा आबादी के ऊपर? वो आबादी तो बढ़ेगी सर, वो तो बढ़ना है। नहीं, निजाम को कैसे बेहतर कर सकते हैं? अभी तो आबादी जो है वो इंट्रिंसिक आबादी है, यानी कि जो अब कराची की अपनी आबादी है। कराची में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो मुल्क के किसी भी उस शहर के मुकाबले में कम है, क्योंकि वो एक कि जहाँ अर्बनाइजेशन होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, तालीम होती है, वो आबादी कम। मगर जो लोग बाहर से आ रहे हैं, ठीक है ना, वो आके रियासत की, स्टेट की जमीन के ऊपर, BOR की जमीन पे आके जहाँ दिल चाहता है कैंप करके बैठ जाते हैं। तो कराची से ज्यादा लोग कहते हैं बहुत गरीब परवरिश है। मसला ये है कि जिसको जहाँ दिल चाहा आके वो एक माफिया का एक्सटेंशन बनता है और वो आके बैठ जाता है। तो आबादी तो नहीं कम हो सकती ना, आबादी कंट्रोल हो सकती है। कराची की अपनी आबादी का मसला नहीं है। आप किसी भी यूरोपियन शहर में चले जाएं, कहीं जो इस कराची जैसे शहर होते हैं वहां पर रहना बहुत महंगा होता है, वो मगर यहाँ तो बहुत सस्ता है। तो ये लिहाज। अच्छा, एक और चीज सर, एक चीज मैं और थोड़ा आपसे ही चाहूंगा कि आप बताएं सर, ये एक हम निजाम देखते हैं बिजली चोरी का, कुंडा सिस्टम, जिसके अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। हम एक आम गरीब शख्स की बात नहीं कर रहे जो 5, 10, 15 हज़ार कमाता है, हम बात कर रहे हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की। हमारे साहब ने कायमा कमेटी असम्बली में खासतौर पर जब इजलास हो रहा था तो उन्होंने कहा जी कि तकरीबन 100 रुपए की बिजली बेचते हैं तो 70 मिलता है वापस। ये पूरे पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे ऑन एवरेज। अच्छा, तो सर इसको कैसे फाइट किया जा सकता है? इस वक्त भी 100 में से 70 मिल रहा है। नहीं, देखिए, ये चीजें जो है ना ये बहुत मामूली मसले हैं, बशर्ते के बहस मिनहसुल कौम हम उनको हल करना चाहें। देखिए, बिजली जो है पावर जनरेशन जहां पर हो रही है वहां से ग्रिड स्टेशन और ग्रिड स्टेशन से PMT पे जाती है। अच्छा, और PMT से फिर आगे घरों में जाती है। अच्छा, अब एक X नंबर है PMT का, एक X नंबर है ग्रिड स्टेशन का, वो उस पे कितनी बिजली जा रही है वो बड़े आराम से चेक हो सकता है। अच्छा, देखिए, सारी दुनिया में अब मीटर रीडर खत्म हो गया है। ठीक है, मीटर रीडर जो है वो डायरेक्टली एक ऑन अ गिवन डेट
जीएसएम नेटवर्क पे अपनी रीडिंग कंट्रोल को भेजता है, वो कंप्यूटर में खुद ब खुद जाती है, वो हो जाता है। तो अगर किसी भी पीएमटी के ऊपर अगर बिजली आ रही है से महीने में 30 मेगावाट और उसके एवज बिलिंग हो रही है टोटल 14 मेगावाट, तो इसका मतलब यहाँ पर चोरी हो रही है। तो वो बड़े आराम से चेक की जा सकती है, कंट्रोल की जा सकती है, बशर्ते के अच्छा हम अभी तक सन 47 के निजाम पे उसके ऊपर चले जा रहे हैं। और लाजमत है चूंकि इन चोरियों में जो आपने कहा इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कच्ची आबादियों में ही नहीं होती, बड़ी बड़ी उसमें होती है। और इवन सरकार की, चाहे वो वफाकी हो एजेंसीज हो, चाहे वो सूबाई एजेंसीज हो, बिल पे ही नहीं करते, तो आप उसको क्या कीजिएगा। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, मैं फिर अर्ज करूं कि देखिए हम हर चीज को हवा बना देते हैं, हवा है नहीं। अब इनको इसके अंदर बड़ा कंट्रोलेबल है, आपको लग रहा है कि बड़ा इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। ये मतलब ये 2 रकात नमाज नफिल पे कंट्रोल किया जा सकता है, फर्ज पढ़ने की उसके लिए जरूरत नहीं है आपको। ठीक हो गया। मैं सर ताज हैदर साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर पॉलिटिकली जरा बताइएगा, बिकॉज आप माशाल्लाह खुद पॉलिटिशियन हैं और बड़ी अरसा दराज से आप माशाल्लाह पॉलिटिक्स में गहरी निगाह रखते हैं। सर जरा बताइए कि पॉलिटिकली आपको कहां लगता है कि कहां हमारा डाउनफॉल रहा, किस हुकूमत में आपको लगता है कि इस निज़ाम के ऊपर काम नहीं किया गया, या मौजूदा हुकूमत के हवाले से, या आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं आपको लग रहा है कि जी उन्होंने भी कुछ काम खास नहीं किया, तो बिल्कुल जरा बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन अपना दीजिएगा कि आपको क्या लग रहा है पॉलिटिकली हमने कहां फेल किया है। सीधी सी बात है, एस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाखलत है सियासत में, अच्छा वो जड़ है हर बड़ाई की। यानी एस्टेब्लिशमेंट को निकाल दीजिए आप बीच में से, हर चीज ठीक नहीं, मतलब बिजली के मामले में भी आप कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है? नहीं, बिजली का आप कह रहे हैं, यानी बिजली में भी सियासत नहीं, बिजली में सियासत इन्वॉल्व नहीं है। तो मैं सब जितनी भी पार्टीज हैं, जब वो बजट देती हैं, वो एलोकेट करती हैं, फिर प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं, वो उनकी हुकूमत जाने के बाद प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे होते हैं, कुछ कैंसिल कर देती हैं। सीधी बात कर रहे हैं जी, वो कोई छुपा के तो बिजली नहीं ले जा रहा ना। अगर कोई कुंडा लगा रहा है तो सड़क पे लगा रहा है, और पीएमटी पे अगर लॉसेज हैं तो आप बस टहलना शुरू कर दीजिए सड़क पे, आपको नजर आ जाएगा। तो इसमें ऐसी क्या बात है कि जो बहुत दुश्वार है कि जी आपको कोई मतलब इन्वेस्टिगेशन करनी है उसके अंदर। आप सड़क पे चलिए, आपको नजर आ जाते हैं कुंडे। केईएससी के सामने जो मार्केट है केईएससी के दफ्तर के, उनमें दर्जनों कुंडे लगे हुए हैं सामने। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर में कुंडे लगे? अच्छा, उनके आसपास लगे हैं, ठीक है। विक्टोरिया रोड है, केईएससी दफ्तर के सामने जैनब मार्केट है और साइड में मार्केट है, सामने नजर आते हैं कुंडे। आगे जरा सा चले जाएं, बोरी बाजार इधर उधर। सर इसके ऊपर क्या जरा सर, आप माशाल्लाह इतना फहम रखते हैं, इतने समझदार हैं, इतनी गहरी निगाह रखते हैं, तमाम मामलात पे एक्सपीरियंस्ड हैं। सर क्या लॉ बनना चाहिए आपके ख्याल में, ये ताकि ये रोका जाए? कोई कुछ नहीं होता, मैनेजमेंट कोई रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, किसी इदारे को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, इधर भी आर्मी बुलानी पड़ेगी, इधर भी रेंजर्स बुलानी पड़ेगी, क्या करें सर? वो अपने पैसे बनाते हैं। ये मैनेजमेंट का मसला होता है कि जरा सा अच्छे मैनेजर हो, ईमानदार हो, उनको टास्क दिया जाए, टारगेट दिए जाए, ठीक है, कर लेंगे वो, ऐसी क्या बात नहीं। आपको लग रहा है कि इस पे अच्छा ब्रेक की तरफ मुझे जाना है जी, मजीद गेस्ट भी में ज्वाइन करेंगे। ताज हैदर साहब प्लीज हमारे साथ रहिएगा सर, और सर फहीम साहब बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक है, ब्रेक से वापस आने के बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। कुछ और पार्टीज के नुमाइंदे में ज्वाइन करने वाले हैं, यकीनी तौर पर यह गुफ्तगू भी जारी है। आप भी हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज पाकिस्तान। नाज़रीन वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं ताज हैदर साहब, सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत ही सीनियर रहनुमा। आज उन्होंने वक्त दिया हमें, बहुत ज़बरदस्त उनसे गुफ्तगू जारी है। इसी के साथ साथ जी हमें ज्वाइन किया है फ़हीम ज़मान खान साहब ने, जो कि एक्स एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी रह चुके हैं 94-95 में, तमाम तर कराची की सूरत हाल से बखूबी वाकिफ़ हैं और बड़े ज़बरदस्त एनालिस्ट भी हैं, और उनसे मज़ीद हम बात करेंगे। जी सर फ़हीम ज़मान खान साहब, सर जी अच्छा, फ़हीम ज़मान साहब कनेक्ट हो रहे हैं, रिकनेक्ट कर रहे हैं उनको जी। ताज हैदर साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी हाँ जी सर बहुत शुक्रिया सर, आपने इंतजार किया, आप हमारे साथ मौजूद हैं।
सर मेरा जो अगला सवाल है सर वो कराची के हवाले से है। सर आपने देखा कि कराची में मुख्तलिफ पार्टीज़ का दौर गुजरा, MQM ने यहाँ पे हुकूमत की, पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, जमात इस्लामी ने भी हुकूमत की, और भी मुख्तलिफ पार्टीज़ का स्टेक यहाँ पे होता है। सर आपको नहीं लगता कि कराची के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है? ठीक है पॉपुलेशन बढ़ी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हर बेसिक नेसेसिटी का फुकदान पाया जाता है। यहाँ पे हमने तालीमी निज़ाम का भी हाल देखा जब पर्चे आउट हुए। यहाँ पे पानी जो है वो टैंकर्स वालों को मिल जाता है, घरों पे पानी कभी नहीं मिलता किसी को। यहाँ पे पानी खरीदना पड़ता है। यहाँ पे आपके सामने है पॉल्यूशन का जो हाल है इस वक्त, जिस तरह के जो नाले भरे हुए हैं, जो बारिशों के बाद जो सूरत हाल पैदा हो जाती है कराची जैसे मेगा सिटी में। आपको नहीं लगता कि हर पार्टी कहीं ना कहीं फेल हो गई है कराची को एक मेगा सिटी का जो हक है वो अदा करने में? देखिए ना, पार्टीज को कॉपरेशन लेना पड़ता है और सबके ताउन से जो है वो मसला हल हो जाता है। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है मसाइल को हल करना। सर मुश्किल नहीं है लेकिन हो नहीं पा रहा ना सर। अगर मतलब लूटमार हो रही है, ये है दहशतगर्दी हो रही है, कब्जे हो रहे हैं, ये ना हो तो फिर हर चीज ठीक हो जाती है। इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम? लेकिन सर आप तो कह रहे हैं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर कब ठीक होगा? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या करे, मतलब एक आम बंदा क्या करे जिसके घर में पानी नहीं आ रहा, जिसके घर में बिजली नहीं आ रही, जिसके घर के बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है, जिसके बच्चे पेपर देने जाते हैं तो वह पेपर पहले लीक हो जाता है, पेपर शाम तक नहीं मिलता उसको। फहीम ने एक बड़ी पते की बात कही थी जी प्लीज, आबादी को बढ़ने से रोका जाए कराची में। और आबादी को बढ़ने से रोकने का तरीका यह है कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, दूसरे 3 सूबों से आ रहे हैं। तो दूसरे 3 सूबों में अगर आप सहूलियात देते हैं तो लोग नहीं आएंगे। इस वक्त हमारे सिंध के जो अस्पताल है 60% मरीज उसमें दूसरे सूबों से आते हैं। अगर दूसरे सूबों में भी अस्पताल हो और सेहत की सहूलियात हो तो कौन अपने मरीज को 1000 किलोमीटर दूर लाएगा इलाज कराने के लिए? वो घर के नजदीक जो भी होगा। इसी तरीके से दूसरे सूबों में अगर मौके रोजगार हो तो लोग रोजगार के लिए यहाँ नहीं आएंगे। इस वक्त एक बड़े पैमाने पे बेरोजगारी फैली हुई है और उसके अंदर जो दूसरे सूबों के अंदर बेरोजगारी जो है उसको ठीक करने का तरीका है वो ये है कि चलो सिंध में चलो, वहाँ कोई ना कोई काम मिल जाएगा और सिंध से फिर आगे चले जाएंगे। क्या है अगर रास्ते में जान चली गई। लेकिन तो अब अगर आप मौके रोजगार पैदा करते हैं और एक यूनिफॉर्म डेवलपमेंट होता है, जो हमारे पसमानदा इलाके हैं उसके अंदर भी एग्रो इंडस्ट्रीज और ये तमाम लगाई जाती है, तो ये जो एक माइग्रेशन हो रही है इकोनॉमी की माइग्रेशन है ना, राइट सर, ये रुक जाएगी। और लोग जो हैं उनको घर के करीब अगर रोजगार मिलता है तो वो इतनी दूर ठीक हो गया। सर प्लीज हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, हमें ज्वाइन किया लैला परवीन साहिबा ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाई करेंगी आज। लैला परवीन साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कराची से ताल्लुक है आपका और मेन आज जो मेरा फोकस है वो कराची के ऊपर भी है, बिकॉज खैर पूरे मुल्क की तो हम बात कर रहे हैं लेकिन कराची की तरफ फोकस इसलिए भी है क्योंकि कराची के साथ जो नाइंसाफी हो रही है वो सब देख रहे हैं। लैला साहिबा, PTI क्या कर रही है कराची में? मतलब आप बताएं आपका क्या इनपुट है कराची में, और ये बिजली का जो बहरान है इस हवाले से आपकी पार्टी क्या कर रही है? लैला परवीन साहिबा। जी जी जी, मैं आपको सुन सकता हूँ लैला परवीन साहिबा। जी और देखिए भी कराची के साथ क्या कर रही है, ठीक है, वो एक सवाल बनता है, लेकिन मैं ये सवाल उन लोगों से पूछना चाहूंगी जो कि कर्ता धराव से फरोख्त कर रहे हैं और इसे खा रहे हैं। की बात कर रही हैं आप किसकी बात कर रही हैं बताएं ना? मतलब पीपल्स पार्टी की बात कर रही हैं, MQM की बात कर रही हैं? पार्टी की बात कर रही हूँ, पीपल्स पार्टी की बात कर रही हूँ और उस पर थोड़ा सा मैं समझती हूँ MQM भी इसमें हिस्सेदार है कि वो उनके इख्तियार जब नहीं किए गए सही तरीके से तो उन्होंने इसके लिए फाइट क्यों नहीं की? अच्छा, MQM ने फाइट नहीं की, इख्तियार नहीं मिले। आज जो हालत बनी हुई है तो वो हालत अभी की नहीं। ये जो 13 साल से बैठे हुए ऐसे बात करते हैं कि PTI हमें कुछ करने नहीं दे रही, तो 13 साल आपके हाथ कितने बांधे हुए थे? आप कराची की तरफ सुन रहे हैं। अच्छा, मैं आपको आपकी तरफ एक पॉइंट लेकर आता हूँ, मैं आपकी तरफ एक पॉइंट लेकर आता हूँ। ताज हैदर साहब बहुत सीनियर रहनुमा आज हमारे साथ हैं, उन्होंने एक बात की है। उन्होंने कहा है जी कि कराची में जो आबादी है वो बढ़ रही है। एक तो यहाँ के लोगों की जो अपनी आबादी है वो बढ़ रही है, फिर बहुत सारे लोग माइग्रेट करके कराची में आते हैं, उसकी वजह से भी यहाँ के जो मसाइल हैं उन पर काबू नहीं पाया जा रहा। तो आप इस हवाले से क्या राय रखती हैं?
देखे बात यह है कि कराची की आमदनी भी बढ़ रही है। ये कराची में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उसमें मोस्टली वो लोग हैं जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। कराची यहाँ पर है, कराची सिंध को 90% रेवेन्यू दे रहा है। तो आप ये बताएं कि जब आप भी अपने बजट का फिर 90% लगाए ना कराची पे, आप सिंध को जो बजट मिलता है, जो आपने पिछले कई सालों से NFC अवार्ड की मद में पैसे ले रहे हैं और आप सूबाई मुख्तारी के बुनियाद पर बहुत सारे प्रोजेक्ट दे रहे हैं, पैसे ले आ रहे हैं। हो गया जिस तरह K4 के पैसे आप लेके खा गए, आपने कराची को पानी नहीं दिया। ठीक है, कराची आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो सूबाई हुकूमत है, मैं इसको कवर कर लेता हूँ पूरी बात को आपके, बिकॉज मुझे रेहान हाशमी साहब की तरफ जाना है। रेहान हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम सर, आपको वेलकम कहता हूँ। आप ये कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी 13 साल से हुकूमत कर रही है, लेकिन 13 सालों से जो बजट मिलता है, जो रेवेन्यू आता है कराची से भी खास तौर पे, वो कराची के लोगों पे नहीं लगाया जा रहा। ये आपका मेन मुद्दा। ये रेहान हाशमी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जी रेहान साहब, अभी सवाल कुछ करना चाह रहे हैं? रेहान साहब मैं आपको सुन सकता हूँ। जी कहिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं सर? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि बेटे, कराची जो कि इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान का, जी कराची नेशनल इकोनॉमी में जिसका कंट्रीब्यूट करता है वो अप्रोक्सीमेटली 70%, प्रोविंशियल इकोनॉमी के लिए वो मोर देन 80% कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, अब होना ये चाहिए था कि कराची को इन रिटर्न उसी तनासब से वसाइल हमारा तकसीम होनी चाहिए थी, मगर क्या हो रहा है, 2007 से लेकर आज 2021 हो गए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविजनल बुनियादों पे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग ना करके वो जो कराची का जो हक है वो नहीं दे रहे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है, कराची वाले अभी तक सफर कर रहे हैं और प्रॉब्लम ये है कि कराची के जो इश्यूज है, कोर इश्यूज, उसको कोई एड्रेस भी नहीं किया। अच्छा, सिंध हुकूमत उसको एड्रेस नहीं करती। ठीक है, ये तो देखिए 18वीं तरमीम के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? 18वीं तरमीम की बात फिर आ गई बीच में। मैं वेट कर रहा था अभी 18वीं तरमीम कब आएगी बीच में। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ। हाँ। जी हेलो, जी मैं सुन रहा हूँ सर, आपको मैं सुन रहा हूँ। 18वीं तरमीम की रूह ये थी कि डिसेंट्रलाइजेशन हो, ठीक हो गया, वफाक से इख्तियारात निकलकर सूबों की सतह और सूबों से निकलकर नीचे यूसी की सतह पर आए। मगर क्या हुआ कि प्रोविंसेस ने अपने हाथ तक मरकूज रखा और वो जो इख्तियारात की मुंतकली निचली सतह कर होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली, जिसका ऐसा मसला है कि जमहूरी चैंपियंस को चाहिए कि अगर जमहूर की बात करते हैं तो जमहूर के बुनियादी हकूक उनको दें, उनके दहलीज तक दें। अगर आपके पास इख्तियारात मौजूद हैं, आपके पास आजादी अक्सरियत मौजूद है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट को वो मजबूत करें। आप पानी की तरसील का मामला हो, बिजली का मामला हो या पानी की निकासी का मामला हो, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स का इशू हो, कोटा सिस्टम का मामला हो या सरकारी नौकरियों का मामला हो, इसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है। रेहान साहब, हमने देखा कि आपका जो दौर इक़्तिदार था, मैं इस सवाल का जवाब मैं ताज हैदर साहब से बिल्कुल उनकी तरफ जाऊंगा मैं, और फहीम जमान खान साहब से भी, एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं कराची के 90s में। मैं आपकी तरफ फिर आऊंगा। सर, बहुत अरसे तक कराची पे MQM की भी हुकूमत रही है, आपको भी पता है ये, बहुत अरसे तक। बीच में जमात इस्लामी के कुछ साल आए, उसके बाद उसके बाद जी फहीम जमान खान साहब को रिकनेक्ट कर रहे हैं, मुझे बताया जा रहा है जी। तो रेहान हाशमी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी भी बहुत अरसे तक हुकूमत रही है। जी मैं बता दूं। मैं सर थोड़ा पहले मेरा सवाल कंप्लीट कर लें ताकि मैं आपको पूरा मौका दूंगा आपको बात करने का। उसके बाद जी जमात इस्लामी की हुकूमत आती है। जमात इस्लामी अचानक से आके कराची को बदल देता है। 2000 तक कुछ नहीं हुआ था कराची में, कुत्ते भौंक रहे हैं, बुरा हाल है, स्कूलों के अंदर आपकी यूसीज बनी हुई हैं, रोड टूटे हुए हैं, लाइट को एक काम नहीं करती, पानी का निजाम भी यही हाल है, तालीम का भी यही हाल था। उसके बाद लाशों और वो तमाम चीजों की तो बात ही नहीं करें, अमन व अमान की जी, वो तो हमें पता है ऑलरेडी। ये सारी चीजें आपके दौर में हुई, जिसने भी की आपके दौर में हुई, ठीक है सर। उसके बाद जमात इस्लामी आती है, नेमतुल्लाह खान साहब बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, जबरदस्त काम करते हैं, हर कोई उनको अप्रिशिएट करता है, आप भी करेंगे मेरे ख्याल में, आपसे पहले आपकी पार्टी के लोग अप्रिशिएट कर चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मुस्तफा कमाल साहब आते हैं, उन्हीं के प्रोजेक्ट्स को आगे कंटिन्यू करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। हमने देखा मुस्तफा कमाल साहब ने बहुत अच्छा काम किया जब जो उनका इक्तदार था। अब ये बताएं कि सर आपके पूरे दौर में, वो 80s 90s से जब आपका टाइम था, उस वक्त सर आपने क्या किया?
बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन लूंगा सर मैं। देखिए मैं आप क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स को समझ नहीं पा रहे सर, आप समझाए ना सर, मैं तो सर नाकू सकल है मेरी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। मैंने पूरी सुन ली जी सर, मैं आपकी सुनूंगा। मैं बता रहा हूं सर, आप सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगा। प्लीज सर, प्लीज गो। पाकिस्तान को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए ना। इन 70 साल से होने के बाद जो मुंतखब बल्दियात रही वो बमुश्किल तमाम 31 साल रही, और उस 31 साल के अंदर एमक्यूएम का दौरे इख्तिदार 11 आधा भी नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि आप तमाम बुराइयों की टोकरियां मेरी झोली में डालें। नहीं, मैंने आपसे जो बात की मुकम्मल कर लूं, मैं ला रहा हूं, उसी तरफ आ रहा हूं उसी तरफ आ रहा हूं। जी अच्छा जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। जी। अच्छा, इन 70 सालों में सिर्फ 31 ईयर्स मुंतखब बल्दियात को हुए, और उन 31 ईयर्स में से आधा से भी कम हिस्सा एमक्यूएम के दौर इख्तिदार में आया। और वो आया कि जब एमक्यूएम की लोगों ने मिसालें दी, मुस्तफा कमाल की सूरत में हो, फारूक सत्तार की सूरत में हो, लेकिन उस वक्त क्या था कि प्रोविंसेस के पास प्रोविंसेस ने डिसेंट्रलाइज किया था, इख्तियारात को निचली सतह के मुंतकिल किया था। और दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बल्दियाती इदारे कौन कौन से होते हैं। बल्दियाती इदारे पानी की निकासी, पानी की तरसील, पानी की फराहमी, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल, सॉलिड वेस्ट यानी कि कचरा उठाना, ये तमाम बल्दियाती इदारे हैं। लेकिन ये बदकिस्मत मौजूदा जो निजाम जो कि 2013 में आया, SLGA 2013 की सूरत में, उसमें ये तमाम के तमाम इदारे जो जिनका मैंने आपके सामने नाम लिया है, इनमें से एक भी इदारा मुंतखब बल्दियाती मेयर के पास नहीं था। सिंध हुकूमत के पास क्या काम। जी ठीक हो गया जी। अब ताज हैदर साहब, सर क्या सर सारी की सारी बात जो है वो 18वीं तरमीम पे आ गई है कि सारे इख्तियारात सूबे के पास हैं, अब जो कर सकता है सूबा ही कर सकता है, और वो कह रहे हैं 13 साल से पीपल्स पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है। क्या कहेंगे सर? हम बहुत खराब लोग हैं। जी बहुत खराब लोग हैं। कौन खराब लोग हैं सर? हम लोग नहीं सर, अब आप सर आपको बुलाया इसलिए ताकि आप बताएं सर इनको। नहीं छोड़ो, खराबी बेसिकली है कहाँ पे? बेसिकली खराबी किस जगह पे जो समझ नहीं पा रहा कोई? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खराबी। अब सर अब नाराज हो रहे हैं सर। छोटी सी बात मैं आपसे कहूंगा जी, प्लीज। ये तरीके छोड़े अब आप। क्योंकि आज के जो मसाइल हैं वो हम गुज़िश्ता कल की नफरतों को उजागर करके सॉल्व नहीं कर सकते। और आप अगर कहते हैं कि जी हमारा कसूर है, हम मान लेते हैं हमारा कसूर। ठीक है, चलें जी। रेहान हाशमी साहब, ताज हैदर साहब ने तो बड़ा पद दिखा दिया, उन्होंने मान लिया। अब आप बताएं आप क्या मानेंगे? चले, उन्होंने तो मान लिया जी, सब कुछ हमने कर दिया, आप क्या मानेंगे? जो हमने नहीं किया, लियाकत अली खान के जमाने से, इससे पहले से, अंग्रेज के जमाने से हम ही गड़बड़ करते। अच्छा, मतलब आप अंग्रेज के जमाने ताज हैदर साहब बहुत सीरियस ले गए बात को। अच्छा, हम अगर ऐसे खराब ना होते तो अंग्रेज आता। जी लैला साहिबा आप कुछ इनपुट देनी थी, अपना कुछ कह रही थी। आपकी आवाज इतनी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। जी आवाज चेक कर ले प्लीज, मैं प्रोड्यूसर साहब को बता रहा हूँ, चेक कर ले तो उसको। जी लैला साहब आप क्या कहेंगी? अब मुझे इजाजत दें, मैं कुछ काम कर लूं थोड़ा सा। सर बस 5 मिनट आपके मजीद चाहिए होंगे सर। ताज हैदर साहब 5 मिनट और चाहिए होंगे, बस हम वाइंड अप कर रहे हैं। अब रहने दें, मैंने मान ली ना हर बात। सर अब सर आपको सर बुलाया इसलिए ताकि आप बता सकेंगे एक्चुअली आपने किया क्या सर? कोई मानता क्यों नहीं है? तजिया किया था मसले का कि क्या मसला है और मसले का हल क्या है, मैंने ये तजिया किया था। अब आप कह रहे हैं कि हमारी वजह से, ठीक है हमारी वजह से। अच्छा सर, अभी थोड़ा सा इस पे जाते जाते ये तो बता के जाना कि अभी आप आगे की सर पॉलिसीज प्लानिंग क्या है? अभी 18वीं तरमीम हो चुकी है, इस इख्तियारात आपके पास हैं, आप क्या बल्दियाती निजाम लाने वाले हैं? आप इसको कैसा समझते हैं इस निजाम को? ताज हैदर साहब ये जो आप कहें सर बल्दियाती निजाम को कैसा समझते हैं आप? देखिए, बल्दियाती निजाम सूबाई असम्बली है, वो कानून बनाती है और जो कानून बनता है उसको चलाना होता है, सीधी सी बात है। और उसमें जो इख्तियारात जिसके पास हैं उसको वो अदा करने होते हैं। अच्छा, अगर उसमें कोई खराबी है तो तरमीम लाई जा सकती। क्या परेशानी क्या है इसमें? तरमीम ले आएगी। अच्छा, मुर्तजा वहाब साहब का एक बयान आया है, अभी उनकी नई हमने देखा तैनाती हुई है, वो ये कह रहे हैं जी कि ये इख्तियारात नहीं थे, ये सब बातें पुरानी हो गई, ऐसी कोई चीजें नहीं है। मुर्तजा वहाब साहब तो बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि जी इख्तियारात सब चीजें बिल्कुल ठीक है, करना चाहे काम तो कर सकते हैं। झगड़ा शुरू कर दिया। वसीम अख्तर साहब जो है वो कुछ और कहते थे, वो तो कहते हैं जी हमारे पास कुछ है ही नहीं मेरे हाथ में। कहते रहे ना, बोलने से मसले हल हो जाएंगे सारे।
एक दूसरे को बुरा भला कहने से। अच्छा अच्छा, तो बिस्मिल्लाह आप ये काम करते रहिए। हाँ, मुझे कंबल ओढ़ के सोना है क्योंकि सुबह ही सुबह जागना होता है। जी 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 जी, ठीक है जनाब, इजाजत। सर बहुत शुक्रिया, सर बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल आपको रोकूंगा नहीं, आप यकीनन मशरूफ शख्सियत हैं। जी रेहान हाशमी साहब, मैं रेहान हाशमी साहब की तरफ आने से पहले लैला परवीन साहबा की तरफ जाऊंगा। जी लैला साहिबा। जी जी, क्या क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? जी ये पीपल्स पार्टी के ऊपर रेहान साहब ने तो कहा जी कि हमने तो सब कुछ किया था, हमारे दौर में सब अच्छा था, पीपल्स पार्टी के पास जब से इख्तियारात आए सब हो गया। आपको क्या लग रहा है? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो बिल्कुल रेहान हाशमी भाई बिल्कुल यहाँ पर तो ठीक है कि जब इख्तियारात पीपल्स पार्टी के पास आए और जिस तरह इन्होंने काबिज हो गए हर डिपार्टमेंट पर, हर जो केडीए पे इन्होंने जो है वो सिविल बिल्डिंग कंट्रोल को जो है ना वो मुतल्लक कर दिया। इसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है ना वो अपने उसके थ्रू उन्होंने आगे किसी और के हैंड ओवर कर दी। तो ये सारी चीजें जब सिंध हुकूमत के पास आई तो सिंध हुकूमत जो है ना वो कराची को ये समझती है, उसको ये बदला ले रही है कि उसने अगर एमपीएम को वोट दिए हैं या पीटीआई को वोट दिए तो क्यों दिए। तो पीपल्स पार्टी उसका सारा जो गुस्सा है वो कराची की आवाम से वो निकाल रही है। कराची की आवाम ये बात करते हैं ना, तीनों सूबों से लोग आए हैं, तो तीनों सूबों से जो लोग आए हैं, जो महाजिर हैं, जो बलोची हैं, जो है पठान है, वो सब के सब कमा के आपको दे रहे हैं। आप उनके टैक्सेस खा रहे हो, आप उनकी आमदनी खा रहे हो, आप उनके खून पसीने की जो कमाई है वो हजम कर रहे हो और आप उनको हक भी नहीं दे रहे। तो आप जुल्म कर रहे हो। जो लोग आपके साथ खड़े होके जिन्होंने डेवलप किया कराची को, तो ये रेवेन्यू आप इतने बड़े तुरंत खाने तो इससे रेवेन्यू जनरेट क्यों नहीं होता? लड़का इंटीरियर में लोग क्यों नहीं जाते? वहाँ फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं लगती? वहाँ जॉब्स क्यों नहीं मिलती? क्या आपका अगर आपने दिखानी है अपनी एहलियत दिखानी है तो आप बताए ना आपने सिंध में इंटीरियर में क्या किया हुआ है। आप तो अपनी लड़काना की सीट भी हार गई इसी वजह से। अच्छा, इमरान खान साहब ने भी कहा है कि हम अगले इलेक्शंस में, इमरान खान साहब ने कहा अगले इलेक्शंस में हम सिंध में अपनी हुकूमत बनाने वाले हैं। ऐसा क्यों लग रहा है इमरान खान साहब को? देखिए जी, जो सूरत-ए-हाल चल रही है, जिस तरह पीपल्स पार्टी वफाक से सूबे से अजला पे आ गई है और अब अजला में भी चंद अजला पे रह गई है, तो अब आप क्या समझ रहे हैं कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी आपको कहीं भी नजर नहीं आ रही है? अच्छा, पीपल्स पार्टी बिल्कुल जीत के सफाया हो चुका है। पीपल्स पार्टी के आप जो चीटिंग फ्रॉड करके ये धांधली करके जितना अपना सर धड़ की बाजी लगा के जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा फिर दोबारा, एक तो मुझे बार बार एक बात रिपीट करनी पड़ जाती है हर किसी के साथ जब भी मेरी पीटीआई से बात हो रही थी। ये अभी जो बल्दिया में जो इलेक्शन हुए थे उसमें तो आपका 6ठा नंबर था। पीपल्स पार्टी तो फिर मैंने आपसे कहा, देखिए धांधली करना पीपल्स पार्टी के लिए कोई मामूली बात। अच्छा, वो धांधली हो रही थी, ठीक हो। अच्छा, मैं सारा जो वो रीवोटिंग वो तमाम तर चीजें जो हुई तब भी धांधली हुई थी। आप नॉन लीग का बताएं, बच्चा इस्माइल और मरीम नवाज जो की कटोसाने चल रहे थे पीडीएम में साथ थे, इन्होंने क्या कहा था आप बताएं? नॉन लीग ने क्या बोला था? वो तो ठीक है, उन्होंने बाद में वोटिंग रुकवा भी दी थी ना, वोटिंग नहीं सॉरी उसकी गिनती रुकवा दी थी बाद में, तो वो फिर बैक ऑफ भी कर गए थे। देखिए आप तो इनके तरीकेकार को जानते हैं। पीपल्स पार्टी अपने लोगों को इन इदारों में फिट करवा देती है, ठीक है, अपने लोगों को सीटों पर बैठाती है। अच्छा, आपको लग रहा है कि आपके साथ जो है वो वहां पे धांधली हुई थी जिसकी वजह से आप जीत नहीं सके? फैसल वोडा साहब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, कि हम लोग जीतने वाले थे या हम पूरी जीते हैं, वो बात अलग है। हमारी बात इनकी जीतने पर है। इनके जीतने पर हमने नहीं, बाकी जितनी भी चलाते थे जो इनकी जमाती ठीक है। अच्छा जी रेहान साहब सर, प्रोग्राम वाइंड अप करने से पहले मुझे जरा ये बताएं कि पीपल्स पार्टी के हवाले से तो उन्होंने बात कही 18वीं तरमीम तमाम चीजें, आप इस वक्त हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, मतलब आपकी एक गठजोड़ चल रहा है पीटीआई के साथ, तो पीटीआई से सर कोई बड़ा प्रोजेक्ट क्यों नहीं लिया आपने कराची के लिए अब तक? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्लीज। पीटीआई से सर कोई बड़ा प्रोजेक्ट की डिमांड क्यों नहीं की है? पहले मैं एक और भी चले सवाल साथ ही कर दूं ताकि आप साथ जवाब दे दें। इससे पहले मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक प्रोग्राम में हमें एक बहुत ही मौजूद गेस्ट ने कहा कि जब भी एमक्यूएम के नुमाइंदे जाते हैं इमरान खान साहब से मिलने, ये अपनी जाती चीजें, जाती पॉइंट्स पे अप्रूवल लेकर आ जाते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं, कराची की बात नहीं करते, कराची के मेगा प्रोजेक्ट्स की। इस बात पे भी जवाब दीजिएगा, आपकी क्या राय है? देखें, अभी तो ताज हैदर साहब का इस तरह प्रोग्राम आदमी है। मेरे सवालों का जवाब उन्होंने देने के बजाय ये कहा कि अंग्रेज की आमद भी पीपल्स पार्टी की हुई है, तो अब मैं क्या बोलूं?
उनसे मुझे तवक्का थी कि सही बात को, अगर मैं ये मेरा जो इल्जामात है वो दुरुस्त है, तो कम से कम इस्लाह की तरफ पार्टी को लेकर आए। और दूसरी बात ये कि जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान से, ओ भाई मैं अपने चाचे के बेटे का रिश्ता लेकर थोड़ी जाता हूँ, एमक्यूएम तो काम के लिए आती है ना, कराची के सर। वो नजर नहीं आ रहा ना, वो नजर नहीं आ रहा सर। वो क्या डिस्कस होता है उन मीटिंग्स में, वो चीजें सर होती कि नजर क्यों नहीं आ रही? कराची को कोई मेगा प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिल रहा? सर आप कराची को, आप इतने जमाने से कराची के सर, आप कराची पे सर हुक्मरानी करते रहे हैं, आप कराची पूरा देखता है सर एमक्यूएम की तरफ, आपसे उम्मीदें हैं जी। कराची में पीडब्ल्यूडी के जरिए जो काम हो रहा है, ये क्या आसमानी फरिश्ते करवा रहे हैं? अच्छा, ये कहां से हो रहा है? कराची में कराची पैकेज के नाम पर बार्गेनिंग हो रही है, किस बात को हो रही है? K4 का मंसूबा, अगर ये K4 का मंसूबा अगर वफाक करने की बात कर रहा है तो कैसे हो रहा है? कराची को वापदा अगर एक्सेस बिलिंग सप्लाई कर रहा है के इलेक्ट्रिक को, कराची में बिजली की तफसील का मामला हो रहा है तो कौन डिस्कस कर रहा है? कराची के अंदर मुंसिफाना जॉब्स की तकसीम की बात कर रहा है तो कौन कर रहा है? कराची कोटे की बात कर रहा है तो कौन? सर रिजल्ट क्यों नजर नहीं आ रहा? मेरा एक बहुत ही आजिज़ाना सा एक छोटा सा मेरा सवाल है, मीडिया को भी देखना सर, इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? आप माशाल्लाह उनके इत्तेहादी हैं सर, आप उनसे बात करें। क्या मतलब है भाई कराची में रिजल्ट क्यों नहीं मिलता सर? ना कोयटे के ऊपर कोटा सिस्टम की आप बात करें, कोई काम नहीं हो रहा, बिजली का हाल आपके सामने है, ट्रांसपोर्ट का निजाम आपके सामने है। अरे भाई मैं किस निजाम की बात करूं? कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट का निजाम किसके पास है जिम्मेदारी? फिर वही बात आ जाएगी पीपल्स पार्टी के ऊपर, गवर्नमेंट के पास है, 18वीं तरमीम के पास बाद सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है? सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। पानी की तरसील किसकी जिम्मेदारी है? सिंध गवर्नमेंट की। सर एक बात बताएं, जब इतने सारे आपको विफाक से भी मुझे तो इश्यूज नजर आ रहे हैं कि विफाक भी आपको खास सपोर्ट नहीं कर रहा, तो सर देखिए आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त होगी, लेकिन देखिए वफाक को इतना तो आप क्वेश्चन दें, आप और मैं कम से कम वफाक को, पीटीआई की गवर्नमेंट को इतना क्वेश्चन दें, क्योंकि अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने नून लीग को भी चांस दिया, पीपल्स पार्टी को भी चांस दिया, पूरी हुकूमत साजी में उनका साथ दिया, तो देखें पीटीआई को भी कम से कम 3.5 साल हो गए, इनको भी एक चांस मिलना चाहिए। ये करने की कोशिश कर रहे हैं, कोविड के मसाइल हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है, बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज हैं, मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि देखें ये वर्ल्ड बैंक से रिलीफ लेना हो या IMF से कर्जा लेना हो या इकोनॉमिक अपलिफ्टिंग की बात हो, या मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। रेहान साहब मुझे वाइंड अप करना है जी, मुझे वाइंड अप करना है। लैला साहबा आपका लास्ट 30 सेकंड्स, लैला साहबा प्लीज कैसे कंक्लूड करें? 30 सेकंड। देखिए जी, बात यह है कि जो कराची के साथ हो रहा है वो एक जुल्म और ज्यादती है, और इस जुल्म और ज्यादती से अवाम को निकलना पड़ेगा, अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। वो तभी हो सकता है, आपको लगता है कि पीटीआई की हुकूमत आएगी, तभी हो सकता है, तभी मुमकिन है सर। इसलिए देखिए पीपल्स पार्टी का जब तक शिकंजा, अच्छा पीपल्स पार्टी के होते कुछ नहीं हो सकता, पीटीआई आएगी तो सब ठीक हो जाएगा, आप ये कह रही हैं? देखिए मैं ये कह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी एक डाइन है जो कराची का खून चूस रही है। ये डाइन जब तक है मैम, वो तो ओवरऑल हम बात करते हैं, ओवरऑल तो पाकिस्तान के हाल भी अच्छे नहीं है, लोग तो पीटीआई के बारे में भी यही ख्याल रखते हैं कि 3 साल में पीटीआई ने भी कुछ खास करके नहीं दिखाया। जुल्म की बात नहीं करता होगा, जो महंगाई का थोड़ा बहुत मामला है इंशाल्लाह वो महंगाई के मामला। अच्छा जी, ठीक हो गया। वो सिर्फ महंगाई की, देखिए महंगाई जो है कुछ ही चीजें होती है, महंगाई, नौकरियां नहीं मिल रही लोगों को, लोग मार रहे हैं अपने बच्चों को, कोई डूब के मर रहा है, कोई किस तरह मर रहा है, कत्ल हो रहे हैं, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, मतलब वो सारी चीजें छोड़ दें, सिर्फ महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो आपको लग रहा है आप सोच के बैठे हैं। अगर महंगाई भी है तो उसकी वजह आपको पता है, सबसे बड़ी वजह है वो कर्जे हैं जो कि पिछली हुकूमतों ने लिए हैं, और हमें एक बहुत बड़ी रकम जो है उन कर्जे की मद में सूद के साथ वापस करनी होती है, जिसकी वजह से अच्छा कर्जे, वो फिर वही बात आ गई, ब्लेम गेम आपने पिछली हुकूमतों पे ब्लेम डाल दिया, ये कोई नहीं बता रहा कि आगे क्या करना है। चले इसको हम दोबारा कभी कंटिन्यू करेंगे। जो लिए गए हैं शहबाज शरीफ ने और इस के हवाले से लिए हो या और दूसरे मामला के हवाले से लिए हैं, आप वो कर्जा जात की अगर लिस्ट निकालेंगे और देखिए कितना बड़ा अमाउंट इस वक्त को देना पड़ रहा है रिटर्न में, और वो इंटरेस्ट के साथ, सूद के साथ देना पड़ रहा है, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। चले ठीक है, ठीक है, आपने बिल्कुल अपना पॉइंट क्लियर किया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच रेहान साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ा ओपनली आपने बात की, मुझे बहुत खुशी हुई। हमेशा अच्छा लगता है जब मेहमान बड़े ओपनली बात करते हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट। नाज़रीन, आज का वक्त यहीं पे खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात AM at 10 PM में ठीक रात 10 बजे। कहीं मत जाइए, ऑफ कोर्स देखते रहिए स्टार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।